अड्डा.com के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मेरा नाम है संतोष कुमार है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस पर्टिकुलर बैंकिंग फाउंडेशन की क्लास में, जहां पे हम लोग इंग्लिश का फाउंडेशन यहां पे कंप्लीट करने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर अचानक मुस्कुरा क्यों रहे, क्योंकि शांतनु सर, आशीष सर, ये दोनों मेरे सामने खड़े हैं, ठीक है, और अपना सेशन उनका कंप्लीट हो चुका है और इसलिए बार बार यहाँ पे आपसे रूबरू करने के लिए बेकरार है, बेताब है वो, ठीक है। लेकिन मैंने कह दिया है मेरा सेशन पूरा कंप्लीट होगा तभी आप आएंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और एज यूजुअल आप ये जान लें कि हम लोग आज करने क्या वाले हैं, बैंकिंग का इंग्लिश का फाउंडेशन का ये पर्टिकुलर सेशन है जो 9 बजे से शांतनु से शुरू करते हैं, 10 बजे से इंग्लिश की क्लास मैं लेता हूं और 11 बजे से फिर रीजनिंग की क्लास सौरभ सर लेते हैं, ठीक है। तो आज चलिए देखते हैं एरर करेक्शन आज हम लोग करेंगे थोड़ा सा अलग अंदाज में, थोड़े से अलग टाइप के एरर करेक्शन के, एरर डिटेक्शन के जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं आज हम लोग वो वाले यहां पे प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। एज यूजुअल इंटरेस्टिंग फैक्ट से आज आपकी शुरुआत करते हैं दिन की, लेकिन याद रखिएगा 8 AM भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी 1300 के आसपास बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे, लाइव जुड़े हुए थे, तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से भाई, मतलब उनकी ऑब्लिगेशन, मैं अपना ऑब्लिगेशन उनकी तरफ प्रकट करता हूं। थैंक यू वेरी मच, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। लेकिन याद रखिएगा मेरा जो ड्रीम है 2000 लाइव व्यूअर्स का, उसको पाइप ड्रीम मत बनाना भाई, तो प्लीज शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिएगा, इस सेशन को देखिएगा। वोकैब से रिलेटेड जितने भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे होंगे या फिर सिचुएशंस इमर्ज हो रहे होंगे, वो सारी की सारी चीज आपकी सिर्फ इस एक पर्टिकुलर सेशन से दूर हो जाएंगी, ठीक है। इसी बंद कर दीजिए, बहुत साउंड हो रहा है, ऑडियो शायद प्रॉब्लम हो रहा होगा बच्चों को, ठीक है। तो याद रखिए इस सेशन को देखना भी है और तुरंत के तुरंत आपको क्या करना है, इस सेशन को शेयर भी कर देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आपके लिए जो है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एज यूजुअल ये रहा आपके सामने, जल्दी से आपको बताना है फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस इस दोनों में से करेक्ट है बताना है। चलिए बच्चों, कौन सा सेंटेंस इसमें से करेक्ट है, यू हैव टू आंसर। एक बार मैं फिर टाइमर ऑन कर देता हूं। किशोर प्रधान जी, पाइप ड्रीम, सब लोग कह रहे हैं सर पाइप ड्रीम मतलब क्या हो रहा है, पाइप ड्रीम। तो देखो इसका मतलब जितने भी लोग सोच रहे हैं कि सर पाइप ड्रीम का मतलब क्या होता होगा, तो आई एम श्योर कि उतने लोग जो है सुबह का जो एडिटोरियल सेशन है वो आप लोग जो है यहाँ पे देखते नहीं हो, क्योंकि पाइप ड्रीम का मतलब होता है एक ऐसी चीज, एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट या फिर अनएक्सपेक्टेड कुछ भी ऐसा सोच जो लगे कि नहीं ये तो इम्पॉसिबल है, तो होगा ही नहीं, उसको बोलते हैं पाइप ड्रीम। सो मेरा जो ये तमन्ना, मेरी जो ख्वाहिश है कि 2000 लाइव व्यूअर्स जो है वो जुड़े मेरे साथ किसी एक दिन, मतलब मेरे साथ हमेशा जुड़े जो है आपके वोकैब के सेशन में सुबह 8 बजे। इस ड्रीम को पाइप ड्रीम मत बनाना, मतलब इसको अनएक्सपेक्टेड इवेंट बनाने प्लीज नहीं है, ठीक है। शेयर करिएगा। सारे लोग कह रहे हैं विच वन इज करेक्ट, नंबर टू। ओके कुछ लोग कह रहे हैं सर बोथ करेक्ट, कुछ लोग कह रहे हैं सर बोथ रॉन्ग। अच्छा ठीक है, नंबर 1 चलो मैं देखता हूं, अब आप लोगों का आंसर क्या मैं देखता हूं, ध्यान से सुनना। देखो बच्चों याद रखिएगा बहुत ज्यादा जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट होता है इन दोनों वर्ड्स में, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है इन दोनों वर्ड्स में। एवरीडे, ठीक है, एवरीडे और एवरीडे, ठीक है, समझ में आ रही बात, एवरीडे और एवरीडे। आप खुद भी सोच सकते हैं एवरीडे, जो मैं जिस तरीके से मैं प्रोनाउंस कर रहा हूं, माई प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, पहला क्या लिखा मैंने एवरी डे और दूसरा मैं पढ़ रहा हूं एवरीडे। तो जो एवरीडे है जो एक साथ है दैट इज एन एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव है तो जाहिर सी बात है इसके बाद आप क्या लिखोगे, नाउन लिखोगे। लेकिन जो एवरी डे है ये जो है आपका इट इज एन एडवर्ब, और अगर एडवर्ब है तो जाहिर सी बात है ये किसी वर्ब को फॉलो करेगा। ये किसको फॉलो करेगा, ये किसी वर्ब को फॉलो करेगा। जैसे देखो वी कैन सी सास बहु कॉन्फ्लिक्ट्स एज एवरी डे अफेयर्स। अब यहां पे अफेयर्स आपका क्या है, अफेयर्स आपका नाउन आ गया, तो जैसे ही अफेयर्स आपका नाउन आ गया तो ये एवरी डे आपका क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। तो ये वाला सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है, नंबर 1 सेंटेंस इज ऑल राइट, ठीक है। नंबर 1 का जो सेंटेंस वो बिल्कुल हमारा करेक्ट है, क्योंकि एवरीडे जो है वो 2 तरीके से आपके एग्जाम में आता है, 2 तरीके से आपके लैंग्वेज ग्रामर में इस्तेमाल होता है। एक तो होता है एवरीडे और दूसरा होता है एवरी डे, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि जल्दी एवरीडे ऐसा करके जल्दी से नहीं पढ़ना है, मतलब थोड़ा बहुत एवरीडे और एवरी डे ऐसे पढ़ना है, ठीक है। तो जो एवरी डे होता है वो हमेशा एडजेक्टिव का काम करता है, उसके बाद हमेशा एक नाउन आएगा, एवरीडे अफेयर्स, ठीक है, एवरीडे टॉक्स,
ठीक है, रोजमर्रा की जो हैं डेली, मतलब इसका एक्चुअली मतलब आपका क्या हो जाएगा, इसका मतलब आपका हो जाएगा डेली एक्टिविटीज। ठीक है, इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, डेली एक्टिविटीज, जो कि आपका एडजेक्टिव की तरह काम करता है। और इसका भी आपका मतलब है डेली, इसका भी मतलब है आपका डेली, लेकिन ये आपका एडवर्ब की तरह काम करेगा, जो कि किसी वर्ब को बताएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब यहां पे देखो, वी कैन सी सास बहू कॉन्फ्लिक्ट्स, हम सास बहू के कॉन्फ्लिक्ट्स को देख सकते हैं। कब देख सकते हैं, हर रोज देख सकते हैं। तो ये सी वाला ये क्या हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, इसलिए आपका यहां पे क्या हो गया, ये आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि एवरी और डे दोनों को जब अलग अलग करके लिखते हैं तो इसका मतलब ये आपको क्या बताता है, ये आपको हमेशा एडजेक्टिव, ये हमेशा एडवर्ब का काम करेगा, जो कि वर्ब को बताएगा। लेकिन एवरी और डे को अगर एक साथ लिखते हैं, एवरी डे, तो ये हमेशा रेफर करता है किसी एडजेक्टिव को, जिसके बाद हम हमेशा नाउन लिखते हैं। तो ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा, अगर वो एक साथ लिखा हुआ है तो उसके बाद नाउन होगा ही होगा, अदरवाइज उसकी कोई मीनिंग नहीं निकल पाएगी। और अगर ये अलग अलग लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो एडवर्ब है और जरूर सेंटेंस में किसी वर्ब को वो मॉडिफाई कर रहा होगा। गेटिंग माय पॉइंट, इतना क्लियर हो गया? ऑलराइट, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको कैसा लगा भाई? बहुत चुन चुन करके हर दिन अलग अलग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में देने की कोशिश करता हूं। हाउ डिड यू लाइक दिस पर्टिकुलर इंटरेस्टिंग फैक्ट सेक्शन? प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सही लगा हो तो एक बार थम्स अप दीजिएगा। और इसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन बताना चाहता हूं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यह है मेरा उड़ान फाउंडेशन का बैच है। ठीक है, दिस इज फाउंडेशन इंग्लिश। ठीक है, जो आपके SBI PO हो। ठीक, अगर हम 2020 की बात करें, 2020 की एग्जाम की बात करें तो SBI PO है और IBPS आपका PO और क्लर्क है। तो जितने भी एग्जामिनेशन हैं उसमें इंग्लिश का फाउंडेशन जो है, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं, 66 प्लस आवर्स की क्लासेस हैं। ठीक है, 66 प्लस आवर्स की क्लासेस हैं जो इंग्लिश में, और बीच में मैं आपके एक्स्ट्रा क्लास भी ले लेता हूं, विच मेक्स इट एट लेट्स से 70 प्लस आवर्स क्लास। तो 70 घंटे की ऑलमोस्ट आपकी क्लासेस हैं। और आप इसकी फी भी, जब आप इसको ऐप के जरिए Y194 कोड इस्तेमाल करके adda247.com adda247.com पे जाइए, या फिर आप कोड अप्लाई, आप ऐप इंस्टॉल करिए कोई भी चीज के थ्रू। अगर आप Y194 कोड अप्लाई करते हैं तो ये आपको 57% डिस्काउंट के साथ यू कैन फेच इट अराउंड समवेयर अराउंड 650, है ना, 640-650 के आसपास इस पर्टिकुलर बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल कुछ भी सोचने की जरूरत है मेरे दोस्त, मेरे भाई, सही बता रहा हूं, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। अगर आपको मुझ पे भरोसा है, मैं सही बता रहा हूं, इस बैच को एक बार कंप्लीट करिए। अगर वाकई इंग्लिश के प्रति आपका अगर एक थोड़ा कॉन्फिडेंस अगर नहीं चेंज हो गया, नहीं इंक्रीज हो गया, तो फिर आप बोलिएगा कि यस सर आपने क्या बोला था। 100% सिर्फ मेरी बात मानिए, हमेशा से आपने मेरी बात मानी है, और इस बार भी मैं यही कह रहा हूं कि बात मानिए, करना ही करना है ज्वाइन, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो। ठीक है, याद रखिएगा। और ये आप देख सकते हैं कि जिन बच्चों ने SBI क्लर्क प्रीलिम्स जो है क्वालिफाई कर लिया, जो कि एक्सपेक्टेड है कि शायद जो है वो 1000, मतलब इस पर्टिकुलर वीक में शायद आने के चांसेस है SBI क्लर्क। तो जो सोच रहे हैं कि शायद मैं कर लूंगा SBI क्लर्क जो है वो प्रीलिम्स, या फिर जिन्होंने RBI असिस्टेंट प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है ना, तो उन दोनों का एग्जामिनेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद जून एंड की तरफ जो हो सकता है। तो इसके लिए भी हम लोगों ने एक बैच निकाल दिया, याद रखिएगा। इसके लिए भी आपको ऐप के थ्रू जाना है, और Y194 कोड, ये कोड याद रखिएगा, ये आपको 57% डिस्काउंट देगा। और इस बैच को ऑलमोस्ट आप 1450 के आसपास इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर टारगेट SBI क्लर्क मेंस और RBI असिस्टेंट मेंस को आप ज्वाइन कर सकते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों सब्जेक्ट इसमें आपको मिलेंगे, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और GA, चारों सब्जेक्ट मिलेंगे। और इंग्लिश फाउंडेशन के क्लास में इंग्लिश जो है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा। बेसिक पर अगर मैं चलूंगा, फाउंडेशन आपकी मजबूत करेंगे, क्योंकि वही मेन जड़ है, मेन जड़ ही आपकी है फाउंडेशन, वो मजबूत है तो इंग्लिश में और कुछ इतना जो है फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो आज ही एडमिशन लीजिए, अभी जो है सेशन के बाद तुरंत विजिट करिएगा adda247.com, या फिर ऐप को इंस्टॉल करिएगा और तुरंत अप्लाई करिएगा Y194 कोड और बैच ज्वाइन करिएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। डायरेक्शंस, मुझे एक बार मोबाइल दे दीजिए क्योंकि यहां पे यूट्यूब पे कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, देखो डायरेक्शंस इसका चेक करते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना है। देखो थोड़ा सा अलग पैटर्न में हम लोग करने वाले थे, ये थोड़ा सा न्यू पैटर्न है ये। ठीक है, ये न्यू पैटर्न के क्वेश्चन से आप याद रखिएगा, न्यू पैटर्न है। ठीक है, तो यहां बोला जा रहा है कि फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस आउट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। 4 सेंटेंसेस या फिर 3 सेंटेंसेस या फिर 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उनमें से आपको करेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना है, करेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना है। इफ ऑल द सेंटेंसेस आर इनकरेक्ट, अगर सारे सेंटेंसेस इनकरेक्ट हैं, देन मार्क ऑप्शन E एज द राइट आंसर। ठीक है, तो आपको करेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना है, रिमेंबर दिस। ठीक है, करेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना है। ये रहा आपका क्वेश्चन
चलो टाइम अप हो गया, लेकिन एक बार मैं फिर से टाइमर ऑन कर देता हूं आप सबके लिए। चलो बताओ बच्चों, करेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना है इसमें आपको। यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, अब देखो करेक्ट सेंटेंस क्या है। ए नंबर, नॉट ओनली द डायरेक्टर मेड, पहले एक बार पढ़ लेते हैं। नॉट ओनली द डायरेक्टर मेड अ गुड इंप्रेशन बट ऑल्सो इंक्रीज द मोटिवेशन ऑफ द वर्कर्स। जैसे आपने सेंटेंस को पढ़ा, आपने पाया कि यहां नॉट ओनली भी लिखा हुआ है बट ऑल्सो भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो रूल नंबर 1 क्या पढ़ा था हमने कि नॉट ओनली डॉट 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 बट ऑल्सो। ठीक है, ये किनके साथ इस्तेमाल होते हैं? सिमिलर पार्ट्स ऑफ स्पीच, सिमिलर पीओएस, सिमिलर पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ इस्तेमाल होंगे। आपने क्या पढ़ा था कि जहां भी नॉट ओनली और बट ऑल्सो एक साथ इस्तेमाल किया गया है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं को रिलेटिव कंजंक्शंस। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं को रिलेटिव कंजंक्शंस। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? को रिलेटिव कंजंक्शंस, को रिलेटिव कंजंक्शंस। ठीक है, डबल आर भी कहीं कहीं आप देखते होंगे। ठीक है, सो को रिलेटिव कंजंक्शंस इनको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब इनकी खासियत क्या होती है कि ये सिमिलर पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ यूज होते हैं। मतलब नॉट ओनली और बट ऑल्सो के बाद वाला जो वर्ड होगा, नॉट ओनली और बट ऑल्सो के बाद वाला जो वर्ड होगा, वो अकॉर्डिंग टू पीओएस, अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच बिल्कुल इक्वल होगा, सेम होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि नॉट ओनली के बाद वर्ब है, बट ऑल्सो के बाद नाउन, बट ऑल्सो के बाद प्रीपोजिशन है, नॉट ओनली के बाद वर्ब हो गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दोनों सिमिलर होंगे। चेक करते हैं। और सबसे देखो, ये तो पहला रूल हो गया। दूसरा रूल हो गया कि जब भी ऐसा नॉट ओनली और बट ऑल्सो रहे, हमेशा बट ऑल्सो वाले पार्ट को पहले चेक करिएगा। क्या करिएगा? बट ऑल्सो वाले पार्ट को पहले चेक करना है। तो बट ऑल्सो के बाद यहां पे क्या लिखा हुआ है? वर्ब लिखा हुआ है ना। बट ऑल्सो के बाद यहां वर्ब लिखा हुआ है, और नॉट ओनली के बाद यहां पे द डायरेक्टर यानी कि नाउन या फिर सब्जेक्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब सेंटेंस आपका ये एरर आ गया, सेंटेंस आपका ये एरर आ गया। और आपको करना क्या होगा? जिस वर्ड के साथ बट ऑल्सो इस्तेमाल किया गया है, उसी वर्ड के साथ नॉट ओनली भी आपको यूज करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? नॉट ओनली और बट ऑल्सो को सिमिलर पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको देना है, इसलिए सबसे पहले चेक करेंगे बट ऑल्सो को। बट ऑल्सो के बाद जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड है, नॉट ओनली के बाद भी उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपको वर्ड रखना है। सो बट ऑल्सो के बाद वर्ब है, सो नॉट ओनली के बाद भी क्या आ जाएगा? वर्ब ही आ जाएगा। तो ये नॉट ओनली यहां से हटेगा और मेड के पहले आ जाएगा। मतलब क्या लिखेंगे हम करेक्शन के बाद? द डायरेक्टर नॉट ओनली मेड अ गुड इंप्रेशन बट ऑल्सो इंक्रीज द मोटिवेशन ऑफ द वर्कर्स। पहला वाला गलत हो गया, दूसरा आते हैं। नेक्स्ट, दूसरा रूल, द एंटीडोट मस्ट एडमिनिस्टर। एंटीडोट एडमिनिस्टर मतलब होता है देखना, ठीक है, सुपरवाइज करना, एडमिनिस्टर। तो एंटीडोट जो है, जो मेडिसिन है, जो एंटीडोट है, मस्ट एडमिनिस्टर। एंटीडोट उस मेडिसिन को देखना चाहिए, सुपरवाइज करना चाहिए ट्वाइस इन अ डे। मस्ट एड मतलब कि उस मेडिसिन को खुद ही सुपरवाइज करना चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना। उस मेडिसिन के जो इंपैक्ट्स हैं वो एक दिन में 2 बार जो है कम से कम सुपरवाइज किया जाना चाहिए। तो ये आपका किस में लिखेंगे हम? ये आपका पैसिव वॉइस में लिखना पड़ेगा। तो ये जो मस्ट एडमिनिस्टर लिखा हुआ है, ये यहां पे गलत हो जाएगा और यहां पे आपका आंसर हो जाएगा मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड। क्या आपका आंसर हो जाएगा? मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड आपका हो जाएगा कि इस मेडिसिन को किया जाना चाहिए, एडमिनिस्टर्ड किया जाना चाहिए एक दिन में 2 बार, कि इसके क्या क्या इंपैक्ट हो रहे हैं, क्या क्या इसके इफेक्ट हो रहे हैं। तो बी नंबर भी हमारा गलत आ गया। सी में चलते हैं। एज अ राइटर, एक लेखक के रूप में, एक लेखक की अगर हम बात कहें, ही इज टैलेंटेड। ठीक है, ही इज टैलेंटेड, ही इज टैलेंटेड। अब देखो, ही इज टैलेंटेड सलमान रश्दी। एज अ राइटर ही इज टैलेंटेड सलमान रश्दी। इसका मतलब क्या हो गया? एक राइटर के रूप में वो टैलेंटेड सलमान रश्दी है। इस सेंटेंस का मतलब क्या आ रहा है? कुछ गलत आ रहा है ना। हमें ऐसा बोलना चाहिए था ना, ही इज, यहां पे इसको ऐसा बोलना चाहिए था ना कि ही इज एज टैलेंटेड एज। हमको क्या बोलना चाहिए था? कुछ इस तरीके से बोलना चाहिए था कि ही इज एज टैलेंटेड एज सलमान रश्दी। एक राइटर के रूप में अगर हम देखें तो वो सलमान रश्दी की तरह ही टैलेंटेड है। सो टैलेंटेड यहां पे आपका क्या है? एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ है। तो ही इज टैलेंटेड सलमान रश्दी हम क्या बोलेंगे? एज अ क्रिकेटर, एज अ बैट्समैन ही इज टैलेंटेड सचिन। इसका कोई मतलब हुआ नहीं ना। एज अ क्रिकेटर ही इज एज टैलेंटेड एज सचिन, ऐसा बोलना चाहिए। तो ये सी नंबर भी हमारा गलत आ गया। डी नंबर हमारा बिल्कुल पूरा सही है। तो आंसर यहां पे क्या आ जाएगा? नंबर डी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो डी नंबर के बारे में हम ज्यादा फोकस अभी नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में हम लोगों ने 3 आज रूल यहां पे पढ़े हैं। इन तीनों के बारे में ज्यादा आपको फोकस करना है कि किस तरीके से चीजें यहां पे जा रही हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन।
भाई बहुत बहुत इसी तरीके के, देखो मैं बार बार आपको वही कह रहा हूं, एकदम ध्यान से दीजिए, ये थोड़ा अलग टाइप का पैटर्न के क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, इन द कमिंग ईयर्स, भाई बहुत बढ़िया, इन द कमिंग, आने वाले सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वुड बी एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब हो गया उनको फिक्स कर दिया जाएगा। एम्बेडेड का मतलब होता है इंस्टॉल करना, फिक्स करना। सुबह 8 बजे का वोकैब में ये सेशन, ये वाला वर्ड बहुत बार डिस्कशन किया मैंने, एम्बेडेड, फिक्स करना। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने ये भी बताया था कि एम्बेड के बाद जो भी प्रेपोजिशन आएगा वो कौन सा प्रेपोजिशन आता है, एम्बेड के बाद अपॉन नहीं आता है, एम्बेड के बाद यहां पे क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। और देखो आज ही मैंने बताया एवरी डे, ये एवरी डे, और इसके बाद ये क्या है आपका नाउन है ना, तो ये एवरी डे आपका क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया। देखो एवरीडे लाइफ लिखा हुआ है, क्लियर हो गया। सो एम्बेडेड अपॉन नहीं होगा, इसका मतलब ये हो गया कि 2 का ए नंबर हमारा यहां पे गलत आ गया, क्योंकि एम्बेडेड का मतलब होता है इंस्टॉल करना, और इसके बाद जो प्रेपोजिशन लगता है वो आपका हो गया एम्बेडेड इन, ठीक है। क्या लिखेगा, एम्बेडेड इन। जैसे कि गांधी जी वांटेड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस बी एम्बेडेड इन द साइकी ऑफ एवरीवन, मतलब हर एक व्यक्ति के मस्तिष्क में बिल्कुल ये जो है बिल्कुल जड़ दिया जाए, गाड़ दिया जाए। सो एम्बेडेड इन, ठीक है। नेक्स्ट, बिसाइड्स मतलब इसके अतिरिक्त सेंट्रल बैंक्स जो हैं, ठीक है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, फिर अलग अलग जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो क्या करेंगे। सो बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त सेंट्रल बैंक्स हैव, अब देखो मैं बहुत अच्छा आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक आपको रूल बता रहा हूं, हैव, ठीक है, ध्यान दो। देखो यही है आपका बेसिक, दिस इज द फाउंडेशन एंड दैट इज द रीजन, दैट इज व्हाई आई टेल यू कि इंग्लिश के फाउंडेशन मजबूत करिए। लैंग्वेज है, हर क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज होगा आपका, ठीक है, हर क्वेश्चन में। और भाई प्लीज जो मैं बता रहा हूं आप सबको, मेरे ऊपर भरोसा है, भरोसा रखिए एंड ज्वाइन उड़ान 2.0। जिन्होंने भी ये बैच ज्वाइन नहीं किया हुआ, ये बैच आप ही के लिए मेरे भाई, आप ही के लिए, आप ही को देख करके ये बनाया गया है, क्योंकि अभी पैटर्न चेंज हो रहे हैं इंग्लिश के, और सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम का तरीका भी चेंज हो जा रहा है, धीरे धीरे कटअप भी क्लियर, मतलब कटअप भी हटा दिया जा रहा है, ओवरऑल जो है वो आपके एग्रीगेट मार्क्स में, मेरिट पे मार्क्स आएगी। तो जाहिर सी बात है आपको हर सब्जेक्ट में अच्छा नंबर लाना ही पड़ेगा, इसके लिए जरूरी है कि इंग्लिश को भी अच्छे तरीके से लेके चले, है ना। इसलिए प्लीज ज्वाइन, अगर अभी तक नहीं किया आज ही जाएं, ज्वाइन करें उड़ान 2.0, भरोसा रखिए मेरे ऊपर, ठीक है। हैव, देखो हैव के बाद हम क्या क्या लिख सकते हैं। हैव के बाद हम अगर वर्ब लिखते हैं तो वो थर्ड फॉर्म में आएगा। हैव के बाद हम नाउन भी लिख सकते हैं। हैव के बाद हम एडजेक्टिव प्लस नाउन भी लिख सकते हैं। हैव के बाद हम बिन प्लस V3 भी लिख सकते हैं। हैव के बाद हम बिन प्लस वर्ब का ING लिख सकते हैं, ठीक है। और हैव के बाद और क्या लिख सकते हैं भाई, हम 2 प्लस V1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो इतनी सारी चीजें हम लिख सकते हैं हैव के बाद। गेटिंग माई पॉइंट। हैव के बाद क्या लिख सकते हैं हम लोग, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख सकते हैं कि आई हैव किल्ड अ स्नेक, ठीक है। दूसरा, हैव के बाद नाउन हम लिख सकते हैं, आई हैव अ कार, है ना, आई हैव कार लिख दिया मैंने। तीसरा, एडजेक्टिव प्लस नाउन, आई हैव अ ब्यूटीफुल वाइफ, ठीक है, ऐसा मैंने लिख दिया। बिन प्लस V3 लिखूंगा, बिन प्लस V3 क्या लिखूंगा, आई हैव, ठीक है, आई हैव बिन कॉल्ड बाय माई मदर, मैं मेरे मम्मी के द्वारा बुलाया गया हूं, आई हैव बिन कॉल्ड, हैव बिन, या फिर द स्नेक हैज बिन, या द स्नेक हैव बिन, या फिर हैज बिन, इन दोनों के साथ ही आप लिख सकते हैं। तो यहां पे हैज आ जाएगा, या फिर हैज आ जाएगा, या फिर हैड आ जाएगा, इन तीनों के साथ ही ये आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। बिन प्लस ING कहां पे आएगा, आई हैव बिन टीचिंग यू सिंस 10 o'clock, 10 बजे से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आई हैव टू गो, ठीक है, जैसे कि यू हैव टेकन एडमिशन इन उड़ान 2.0, ठीक है, यू हैव अ बैच, ठीक है। उसका एडजेक्टिव प्लस नाउन, यू हैव अ वंडरफुल बैच, उड़ान 2.0। हैव बिन प्लस V3 कैसे लगाएंगे, यू जैसे कि हम बोल सकते हैं कि सिलेक्शन हैज बिन मेड, या योर सिलेक्शन हैज बिन मेड, या योर ज्वाइनिंग, योर एडमिशन हैज बिन डन इन उड़ान 2.0, या फिर हैव प्लस बिन प्लस ING, यू हैव बिन रीडिंग, यू हैव बिन अटेंडिंग दिस बैच, इस तरीके से हम बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात, क्लियर, सारे के सारे उसी हम एग्जांपल पे आपको बोल दिए, ठीक है। तो इतने सारे हो सकता है। अब हम यहां पे आते हैं, हैव के बाद यहां पे लिखा हुआ है अग्रेसिव, और अग्रेसिव आपका क्या है, एडजेक्टिव है। तो एक बार देखो तो वहां पे हैव के बाद सिर्फ एडजेक्टिव कहीं पे है, हैज हैड के बाद एडजेक्टिव कहीं पे है, सिर्फ एडजेक्टिव नहीं है ना, या तो एडजेक्टिव प्लस नाउन लिखो, या तो केवल नाउन लिखो। अगर आपको एग्रेसिव लिखना है तो क्या लिखिएगा, बैंक्स हैव अग्रेसिव पॉलिसी,
अग्रेसिव एटीट्यूड, अग्रेसिव कुछ स्टेप्स, मेजर्स, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अग्रेसिव के बाद नाउन लिखना पड़ेगा, या फिर अगर आप अग्रेसिव नहीं लिखना चाहते हैं तो हैव अग्रेशन लिखिए। क्या लिखेंगे? हैव अग्रेशन। आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही मेरी बात? क्लियर हो रहा है? हैव अग्रेशन, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा? हैव अग्रेशन। ये आपका नाउन हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका नंबर बी भी गलत हो गया। देखो कितनी सही तरीके से मैंने कोशिश की है आपको ये वाला जो है वो क्लियर करने की, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हो रही है बात? ऑलराइट, नेक्स्ट। द मॉनसून सो फार, जैसे ही सो फार आ गया तुरंत आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे ही किसी सेंटेंस में सो फार आता है, किसी भी सेंटेंस में अगर सो फार आता है तो हम उसको लिखते हैं परफेक्ट टेंस में। किस में लिखते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उसे लिखते हैं हम लोग। किस में लिखते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं। मतलब कि हैज या फिर हैव और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लिखते हैं। कहीं भी अगर सो फार लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? द मॉनसून सो फार डिलीवर्ड। तो यहां पे गलत है, यहां पे क्या आ जाएगा? हैज डिलीवर्ड आ जाएगा। मॉनसून ने अभी तक डिलीवर किया है 36% लेस रेनफॉल, मतलब 36% जो है लेस रेनफॉल अभी तक उसने डिलीवर किया है। सो द मॉनसून सो फार हैज डिलीवर्ड, यहां पे सही आंसर हो जाएगा, मतलब सी नंबर भी गलत, ठीक है। अब डी पे आते हैं। गूगल स्टूड अगेंस्ट द ऑर्डर सेइंग इट वुड कॉज एन इरिपेरेबल लॉस। यहां भी आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा, सेंट्रल बैंक्स हैव बीन अग्रेसिव भी हो सकता है। अगर आप अग्रेसिव को रखना चाहते हैं तो हैव बीन अग्रेसिव भी हो सकता है। याद रखिएगा, ये एक दूसरा तरीका हुआ जिससे आप करेक्ट कर सकते हैं। हैव बीन अग्रेसिव, दिस इज वंडरफुल बाय यू, बहुत बढ़िया, शानदार स्टूडेंट, मजा आ गया। हैव बीन अग्रेसिव आपका यहां पे हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो एक बार और टाइमर लगा देता हूं, और तब तक आप लोग थोड़ा सा, अगर आप लोगों ने शेयर नहीं किया तो एक बार शेयर करते रहिएगा, ठीक है। लाइक भी कर दीजिएगा, दोबारा मत करना मेरे भाई। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, ठीक है। और तब तक मैं थोड़ा पानी पी लूं। देखो, द एयरलाइन ओज, इसका मतलब क्या हो रहा है? एयरलाइन जो है वो अभी उधार उसको देना है। एयरलाइंस को देना है। ओ मतलब क्या होता है? देना, ठीक है, उधार चुकाना। सो द एयरलाइन ओज, एयरलाइन को देना है ₹8,500 करोड़ रुपीज। इसका मतलब क्या हो गया? 8,500 करोड़ रुपीज उसे ओ करना है। वो ओ करती है, उसे देना है। किसे देना है? बैंक्स को, एंड बैंक्स को 8,500 करोड़ रुपए देने हैं, बैंक्स को देना है। तो ओ के बाद याद रखिएगा यहां पे हम विद नहीं लिखेंगे, यहां पे हम क्या लिखेंगे? ओ टू बैंक लिखेंगे। याद रखिएगा, इस तरीके का जो आपका एग्जाम्पल होता है ना, वो आपके एसबीआई एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा आता है, जहां पे आपको फिक्स प्रीपोजिशन या फिर एग्जाम जो है उसका मतलब यूज ऑफ प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन आता है। सो द एयरलाइन ओज ₹8,500 करोड़ रुपीज टू बैंक्स, यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब ए नंबर यहां पे गलत आ गया। बी पे चलते हैं। सम डेवलप्ड कंट्रीज आर टेकिंग मेजर्स, कुछ विकसित कंट्रीज जो देश हैं आर टेकिंग मेजर्स, वो क्या कर रहे हैं? वो कदम उठा रहे हैं, आर टेकिंग मेजर्स। अब ये आया है दैट किसके लिए आया है? मेजर्स के लिए आया है। और मेजर आपका क्या है? प्लूरल नाउन है। दैट किसके लिए आया है? दैट आया मेजर्स के लिए, और दैट किसके लिए आ गया? मेजर्स के लिए आ गया। मेजर्स प्लूरल नाउन है। और दैट के बाद ये जो वर्ब आया है, ये वर्ब किसके अकॉर्डिंगली आएगा? ये वर्ब आपका आएगा मेजर्स के अकॉर्डिंगली, इसलिए यहां पे लीड्स नहीं होगा, इसलिए यहां पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? लीड बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपका प्लूरल वर्ब होगा। क्या होगा? प्लूरल वर्ब। सो सम डेवलप्ड कंट्रीज आर टेकिंग मेजर्स दैट लीड टू ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ब्लॉकेट्स, ठीक है। तो नंबर बी भी यहां पे एरर आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया? सी नंबर। मेनी पीपल थिंक, बहुत सारे लोग सोचते हैं, ठीक है। क्या सोचते हैं भाई? ये सोचते हैं कि बोथ पीस ऑफ माइंड एज वेल एज, तुरंत आपको एक रूल याद आना चाहिए कि सर ने बताया था, मैंने बताया था कि बोथ और एज वेल एज,
ये दोनों एक साथ कभी भी नहीं आएंगे एक जगह पे। बोथ और एज वेल एज ये दोनों एक साथ एक जगह पे एक सेंटेंस में कभी इस्तेमाल नहीं होंगे। जहां भी बोथ और एज वेल एज को आप देखो, एज वेल एज को काटो और उसकी जगह पे एंड इस्तेमाल करो। क्या इस्तेमाल करो? एंड। सो यहां पे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पीस ऑफ माइंड, शांति, दिमाग की शांति और साहस, ये दोनों जरूरत हैं किसी भी सिचुएशन को टैकल करने के लिए। तो ये एज वेल एज यहां से हटेगा और इसकी जगह पे एंड आ जाएगा, मतलब सी नंबर भी हमारा यहां पे एरर आ गया। ठीक है, डी नंबर देखते हैं। इट इज एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्ट किया जाता है दैट देयर विल बी अ रेट कट इन द नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट है, मतलब आंसर आपका यहां पे नंबर डी हो गया। देखो यहां पे लगातार 3 क्वेश्चन में आपके डी आंसर सही हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह आपका डी ही सही होगा। हर जगह आपका डी ही सही होगा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा अगर आपके कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें शुरू के तीनों आपके गलत हो गए और पूछा गया करेक्ट सेंटेंस ढूंढने के लिए और आपका लास्ट में लिखा हुआ है नन ऑफ दीज, हाँ कोई भी करेक्ट नहीं है, तो फिर आपको ये तब आपको डी भी देखना पड़ेगा। आपको डी भी वहां पे चेक करना पड़ेगा कि वो आपका इनकरेक्ट है या फिर क्या है। तो यहां पे भी आपके तीनों क्वेश्चन आपके क्या हो गए? डी नंबर आपके राइट आंसर हो गए। ठीक है, मतलब अभी तक हम लोगों ने 9 रूल्स जो है वो अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने सही तरीके से डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, और ये वाला जो है ये हैव वाला, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी ले लेना, बिकॉज नोवेयर यू विल फाइंड लाइक दिस कि हैव के बाद इतनी सारी चीजें आ सकती हैं, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। और वाकई में बता रहा हूं बच्चों, पसंद अगर आ रहा है तो प्लीज शेयर करिए, सेशन को ज्यादा से ज्यादा जो है वो स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स तक पहुंचाइए। और जितने लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है उड़ान 2.0, प्लीज जल्दी से ज्वाइन करिए। ठीक है, आप चाहे मुझे जितना बोलें कि सर बार बार ये कह रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जिन लोगों ने उड़ान 1.0 ज्वाइन किया है उड़ान, ठीक है, अभी मैं बार बार कह रहा हूं कि लेट द बैच कंप्लीट एंड देन यू विल सी कि कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट आया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। नंबर 3 तो हमने कर लिया था, नेक्स्ट नंबर 4। देखो द प्रोटेस्टर्स, ये आ गया आपका सब्जेक्ट। देखो किस तरीके से तोड़ते तोड़ते हुए हम लोग चलेंगे, तोड़ते हुए हम लोग चलेंगे, बिल्कुल एकदम समझ रहे हो ना, एकदम उसको क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम करते हुए। देखो द प्रोटेस्टर्स वेंट ऑन, वेंट ऑन का मतलब हो गया क्या, हो गया कंटिन्यू करना। ठीक है, द प्रोटेस्टर्स कंटिन्यूड, ठीक है, ये हो गया आपका वर्ब, वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया, बिल्कुल करेक्ट है, नो प्रॉब्लम, सब्जेक्ट के साथ वर्ब बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, वेंट ऑन अ, ये अ लिखा हुआ है और अ आपका क्या है, अ आपका आर्टिकल्स हैं। और आपने पढ़ा है कि आर्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, आर्टिकल जो होते हैं ए स्लैश एन स्लैश ये जो द होते हैं, इनके बाद आप हमेशा क्या लिखते हैं, या तो नाउन आता है या फिर एडजेक्टिव प्लस नाउन आता है, या तो नाउन आता है या फिर एडजेक्टिव प्लस आपका नाउन आता है। ऐसे ही आप कुछ लिखते हैं, आर्टिकल के बाद और कुछ आपका नहीं आ सकता, ऐसे ही कुछ आएगा। ठीक है, सो अ के बाद यहां पे लिखा हुआ है रैम्पेजिंग, जो कि वर्ब का आईएनजी फॉर्मेट यहां पे लिखा हुआ है और ये हमारा गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर यहां पे क्या होगा, राइट आंसर यहां पे होगा रैम्पेज। ठीक है, द प्रोटेस्टर्स वेंट ऑन रैम्पेजिंग, रैम्पेजिंग मतलब बिल्कुल भगदड़, एकदम भगदड़। ठीक है, रैम्पेज जिसको हम बोल सकते हैं, तो ये दिस इज अ नाउन याद रखिएगा, और रैम्पेजिंग ये वर्ब का आईएनजी फॉर्मेट है, तो ये यहां पे नहीं होगा। आर्टिकल्स के बाद नाउन लगता है, तो हमारा राइट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, ए नंबर सेक्शन हमारा यहां पे गलत है, रैम्पेज विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी बता के गए थे ना कि इनके बाद या तो V3 लगाओ या फिर बिन V3 लगाओ या फिर बीइंग और V3 लगाओ या फिर आर्टिकल्स प्लस नाउन लगाओ या फिर आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन लगाओ। ऐसे लगेगा, समझ में आ रही है मेरी बात, क्लियर हो रहा है?
आई हैव V3, बिन प्लस V3, बीइंग प्लस V3, आर्टिकल प्लस नाउन, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, इस तरीके की चीजें लगती हैं। तो यहां पे देखो हैज लिखा हुआ है ना, और बोला गया कि इट इज एविडेंट, इट इज क्लियर। एविडेंट का मतलब क्या हो गया? इट इज क्लियर। ये बिल्कुल करेक्ट है, आगे सही है। द बैंकिंग सेक्टर, द बैंकिंग सेक्टर सिंगुलर सब्जेक्ट आपका हो गया। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आपका वर्ब जो है सिंगुलर, आपका वर्ब भी लग गया यहाँ पे। हैज बिल्कुल करेक्ट है। हैज के बाद यहाँ पे अंडरवेंट, ये हमारा गलत आ गया, क्योंकि अंडरगो ये है V1, अंडरवेंट ये है आपका V2, और अंडरगॉन ये है आपका V3। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? अंडरगॉन आपका सही हो जाएगा, जो कि V3 आपका होता, मतलब कि आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर जो है आपका एरर हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया बात? यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? नंबर बी इज योर एरर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर क्या होगा भाई? देखो आंसर क्या हो रहा है। द रिपोर्ट्स प्रॉम्प्टेड द चेयरमैन। देखो प्रॉम्प्टेड का मतलब क्या होता है? प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट एज अ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्रॉम्प्टेड का मतलब होता है एनकरेज। ठीक है, और ये सारे जो होंगे वो किससे आपके फॉलोड होंगे? 2 प्लस V1 से फॉलोड होंगे। ये भी आपका फॉर प्लस VING से फॉलो नहीं होगा। किससे फॉलो होगा? 2 प्लस V1 से आपका फॉलो होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे मैंने अगर कहा कि आई प्रॉम्प्टेड यू टू, जैसे कि यू नेवर एट, यू हैव नेवर ईटन बिरयानी, आपने कभी भी बिरयानी नहीं खाई है, मैंने आपको उकसाया। सो प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है? उकसाना। मैंने आपको बिरयानी खाने के लिए उकसाया। सो आई प्रॉम्प्टेड यू, उसका क्या होगा? प्रॉम्प्टेड यू टू ईट बिरयानी। इसका मतलब प्रॉम्प्ट या फिर एनकरेज के बाद 2 प्लस V1 लगाएंगे, ना कि फॉर प्लस ING, ना कि ऑफ प्लस ING। तो यहां पे आपका ऑफ एड्रेसिंग यहां पे बिल्कुल नहीं होगा। यहां पे आपका क्या हो जाएगा? टू एड्रेस बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। टू एड्रेस जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब यहां पे भी आपका आंसर क्या हो गया? नंबर बी वाला सेक्शन जो है आपका एरर है। ठीक है, सी में क्यों एरर है भाई? यहां पे कि द रिपोर्ट्स प्रॉम्प्टेड द चेयरमैन ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी टू एड्रेस अ हरीड प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, जहां पे उन्होंने फॉर कंडक्टिंग, प्रॉम्प्टेड के लिए नहीं आया है ये जो फॉर कंडक्टिंग है ना, ये आया है रिप्रीमांड के लिए। रिप्रीमांड के लिए, और रिप्रीमांड का मतलब आज ही मैंने बताया था, आज ही वोकैब सेक्शन में आपका इस्तेमाल किया था मैंने रिप्रीमांड, वो भी 2-2 बार। रिप्रीमांड का मतलब होता है रिब्यूक, रिप्रीमांड का मतलब होता है रिप्रोच, रिप्रीमांड का मतलब होता है रिप्रूफ। अब सर इनका क्या मतलब होता है? सबका मतलब होता है डांटना, है ना, सबका मतलब होता है डांटना। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो यहां पर रिप्रीमांड के साथ आप फॉर और ING इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इट इज ऑल राइट। ठीक है, अच्छा व्हेन द रिप्रीमांडेड लिखा हुआ है, सॉरी ये हमारी मिस्टेक है भाई, व्हेन ही रिप्रीमांडेड होगा। ठीक है, रिपोर्टर्स ने क्या किया? चेयरमैन जो था, ठीक है, रिपोर्ट्स ने चेयरमैन को उकसाया कि वो एक बहुत ही प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करे, टू एड्रेस अ हरीड प्रेस कॉन्फ्रेंस वेयर ही रिप्रीमांडेड होगा। यहां पे द मेरा मिस्टेक है भाई, प्लीज। ठीक है, ही होगा, अरे भाई वो द मेरी मिस्टेक है भाई, ऐसा मत करो तो लोग। ठीक है, तुम्हारे हिसाब से BNC क्लियर है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। भाई 750 हम लोग क्रॉस कर गए भाई, बहुत शानदार, शेयर करते रहे ऐसे। 750 जो है हम लोग आसपास पहुंच गए हैं। सो प्लीज लाइक द सेशन, सेशन को लाइक भी करते रहिएगा। ठीक है, जितना ज्यादा आप सेशन को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा? द मर्चेंट काउंटेड द नंबर ऑफ पर्ल्स टू मेक श्योर दैट ईच ऑफ द स्टोन्स वर प्रेशियस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ईच। ठीक है, और एवरी, यही आता है। ईच और एवरी के बाद डायरेक्ट सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, या फिर ऑफ, फिर प्लूरल नाउन, लेकिन सिंगुलर वर्ब। समझ में आई बात?
सबको साथ ही में लिख दें जी, थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया। ऑफ, फिर प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब। मतलब इफ अ सेंटेंस, अगर कोई सेंटेंस ईच और एवरी से स्टार्ट होता है तो ईच और एवरी अगर सब्जेक्ट है किसी भी सेंटेंस में, ईच और एवरी अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो वर्ब जो हमेशा सिंगुलर आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर कहीं पे किसी सेंटेंस में, इफ एनी सेंटेंस द सब्जेक्ट इज ईच और एवरी, आइदर, नाइदर, एनी, नन, इनमें से कोई भी अगर है तो याद रखिएगा वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है। ठीक है, क्या आता है? वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है। अब नाउन के केस में थोड़ा सा अलग हो सकता है। अगर डायरेक्ट नाउन आ रहा है तब सिंगुलर आएगा, लेकिन अगर ऑफ के बाद नाउन आ रहा है तो वो प्लूरल आएगा। जैसे मैंने बोला ईच स्टूडेंट, या फिर मैंने बोला ईच ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। लेकिन इसके साथ भी आपका लिखेंगे, आप सिंगुलर वर्ब लिखेंगे, इज लिखेंगे या हैज लिखेंगे। ठीक है, ईच स्टूडेंट आप क्या लिखेंगे? सिंगुलर वर्ब इसके साथ भी लिखेंगे और इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब लिखेंगे। जैसे ईच स्टूडेंट हैज सबमिटेड द कॉपी। ठीक है, ईच स्टूडेंट हैज सबमिटेड हिज कॉपी, या ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज सबमिटेड हिज कॉपी, तो दोनों में हैज ही आएगा। लेकिन या तो ईच स्टूडेंट या फिर ऑफ के बाद स्टूडेंट्स आपको लिखना पड़ेगा। तो ये रूल आप बिल्कुल एकदम रट लें, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि ईच एवरी एनी नन आइदर नाइदर, आई रिपीट, ईच एवरी एनी नन आइदर नाइदर, इन सब के बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। नन के साथ कभी कभी थोड़ी सी धोखेबाजी हो जाती है नन के साथ, कि नन के साथ कभी कभी सिंगुलर वर्ब भी आ जाता है, कभी कभी प्लूरल वर्ब भी आ जाता है, और इसीलिए नन वाला जो है ना, अगर आता भी एग्जाम में तो वो वर्ब का एरर नहीं आता, वो आपका नन ऑफ द स्टूडेंट लिख दिया जाता है, ताकि नाउन के बारे में कोई तो कंफ्यूजन है। नाउन चाहे नन हो, चाहे वन हो, चाहे कुछ भी हो, नाउन अगर ऑफ आ गया ना तो ऑफ के बाद तो प्लूरल नाउन नहीं आएगा। इतना तो क्लियर है। ठीक है, तो इसका मतलब 7 नंबर का क्या आ जाएगा? ईच ऑफ द, तो ईच आ गया, फिर ऑफ आ गया, फिर स्टोन्स प्लूरल नाउन आएगा। ठीक है, लेकिन जो वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर आएगा। तो यहां पे आपका वॉज जो है वो बिल्कुल सही होगा, मतलब डी नंबर हमारा यहां पे एरर आ गया। गेटिंग माय पॉइंट? इतना क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर? नन ऑफ, हाँ नन ऑफ आ सकता है, नन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा, जैसे ईच ऑफ, एनी ऑफ, मेनी ऑफ, सीरीज ऑफ, प्लेंटी ऑफ। देखो क्या क्या है मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनना। each of, any of, many of, series of, plenty of, a series of, the number of, a number of, every of, minority of, ठीक है, majority of, उसका sum of, great deal of, percentage of, ये जितना मैंने बोला है, ऑफ के बाद आने वाला पहला नाउन हमेशा आपका क्या आएगा? हमेशा आपका प्लूरल आएगा। ऑफ के बाद पहला नाउन हमेशा प्लूरल आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ आ गया, एनी ऑफ, मेनी ऑफ, ये सारे के सारे। ठीक है, आगे बढ़े भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ये देख रहे हैं आप, है ना? यूज उड़ान, ज्वाइन उड़ान 2.0, यूज कोड 194, वाई 194 टू गेट 57% ऑफ। ठीक है, उड़ान 2.0 आप याद रखिएगा। देखिए जितने भी बच्चे, एक चीज मैं बता देता हूं, कुछ बच्चे हमेशा पूछ रहते हैं कि सर उड़ान की जो प्राइस है बहुत ज्यादा है सर, 1599। तो ये देखिए उड़ान 2.0 का प्राइस आपको दिख रहा होगा 15, ये देखो उड़ान 2.0 का ये आपको प्राइस दिख रहा होगा 1599, लेकिन ये जो आपकी प्राइस है ना वो आपकी डिस्काउंटेड प्राइस नहीं है। जैसे ही आप ऐप के थ्रू से, हमेशा ऐप इंस्टॉल करो पहले, और ऐप इंस्टॉल करने के बाद Y194 कोड अप्लाई करो। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो 57% का आपको ऑफ मिलेगा। ठीक है, और ये बैच जो है, ये आपकी फाइनल प्राइसिंग जो है वो 650 के आसपास आपकी आ जाएगी, ओनली 650 के आसपास। इसलिए बिल्कुल जल्दी जाइए, मे एंड चल रहा है बच्चा, मेरे बात मान यार। ठीक है, जल्दी से जाओ और इस बैच को ज्वाइन करें। ठीक है, चलो अब इसका आंसर क्या होगा? दैट इज वाई, दैट इज वाई का मतलब होता है सो या फिर देयरफॉर। याद रखिएगा, एसबीआई में इस फ्रेज का भी इस्तेमाल किया था, लिखा रहेगा कि इट इज वाई, इट इज वाई। तो याद रखिएगा दिस इज वाई या फिर दैट इज वाई होता है। ठीक है, या दिस इज व्हेन, इस तरीके का, लेकिन ये दैट इज वाई होता है, याद रखिएगा।
क्यों का मतलब, ठीक है, सॉरी इसलिए का मतलब, देयरफॉर का मतलब, हेंस का मतलब इसका होता है। सो दिस इज व्हाई या दैट इज व्हाई द इमर्जिंग मार्केट्स, अब ये आ गया आपका प्लूरल सब्जेक्ट, ध्यान देना, मतलब वर्ब जो आएगा वो प्लूरल आएगा। इमर्जिंग मार्केट्स विद मोर पॉपुलेशंस आर, ये बिल्कुल सही लग रहा है क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंगली इस्तेमाल हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है, ए नंबर अभी तक सही है। सो इमर्जिंग मार्केट्स जो कि बिल्कुल उभरते हुए मार्केट्स हैं, मोर पॉपुलेशन जिनमें बहुत ज्यादा जो है कंपनीज हैं, ठीक है, आर कमिंग अप, वो इमर्जिंग मार्केट्स वो जो है वो आ रहे हैं, किस चीज के साथ आ रहे हैं, एज द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशंस, वो जो है निकल करके सामने आ रहे हैं मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन के तौर पे, मतलब वो मार्केट जो है सबकी चुनिंदा मार्केट्स, बाजारों के रूप में निकल करके वो सामने आ रहे हैं। फॉर किस चीज के लिए चुनिंदा बाजार, फॉर इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज, इन्वेस्ट करने के लिए चुनिंदा बाजार के तौर पे निकल करके सामने आ रहे हैं, बाय द, किनके द्वारा, बाय द इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स के द्वारा, थ्रू द वर्ल्ड, वर्ल्ड के बीचों बीच से होकर के, गुजर करके, नहीं ना, गलत है ना, मैंने आपको बताया था ना, थ्रू, थ्रू आउट, अक्रॉस, ठीक है, इन सब में डिफरेंस क्या है, तो याद रखिएगा यहां पे थ्रू गलत हो जाएगा, यहां पे या तो लिखिए अक्रॉस द वर्ल्ड या फिर आप लिख सकते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है, क्या हो जाएगा, अक्रॉस द वर्ल्ड या फिर थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये आपकी सही मीनिंग हो जाएगी, ठीक है। मैंने आपको इसका एग्जैक्ट बताया था, अक्रॉस और थ्रू आउट, मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम मेरे करेक्शन पढ़ रहे थे, और कल शायद प्रीपोजिशन की जब क्लास हुई थी उड़ान बैच में, तो उसमें मैंने आपको अच्छे से डील किया था कि अक्रॉस का मीनिंग क्या है, थ्रू आउट का मीनिंग क्या है, अमिडस्ट का मीनिंग क्या है, ये भी मैंने आपको डिस्कशन किया था, और यहां पर भी मैंने आपको बताया था कि थ्रू अक्रॉस इसका इस्तेमाल कहां होता है। अक्रॉस का मतलब होता है बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक आप जो है जा रहे हैं, मतलब एक छोर से दूसरे छोर क्रॉस करके जा रहे हैं, बिल्कुल एकदम, उसको बोलता है अक्रॉस। और थ्रू का मतलब होता है किसी चीज से होकर के गुजरना, इससे होकर के, ये एक टनल है, इससे होकर के अगर हम जाएंगे तब हम क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे थ्रू द टनल, ठीक है, तब हम क्या बोलेंगे, थ्रू द टनल, तब हम बोले किसी चीज से होकर के गुजर करके जा रही है, दैट इज थ्रू, ठीक है, क्लियर हो गया, उससे बीचों बीच होकर के गुजर रही है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि अगर हम इंडिया से चलते हैं, बाई चांस मान लेते कि कोई ड्राइव जो है, कोई एक कैंपेन हम शुरू करते हैं बिल्कुल कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो जरूरत तो नहीं कि बिल्कुल ऐसे ही हम स्टार्ट करेंगे, एकदम सीधे से नीचे उतरेंगे, अलग अलग राज्यों का ऐसे जिगजैग मैनर में भी हम आ सकते हैं, लेकिन हम सारी चीजों को जो है वो होकर के गुजर रहे हैं। सो अक्रॉस द कंट्री वहां पर होता है, थ्रू द कंट्री नहीं होता है ना, क्योंकि थ्रू द कंट्री को मतलब बीचों बीच छेद करके निकल करके बाहर निकल जाना दूसरी तरफ, सो दैट इज थ्रू, वो आपका हो गया बाहर निकल जाना, दो चीजें बाहर निकल जाना। तो थ्रू द कंट्री अगर हम बोलेंगे कि इसका मतलब कि कोरोना वायरस आ रहा है, कोरोना वायरस थ्रू द कंट्री, भारत से निकल के छेद करके महासागर में घुस गया, वो मीनिंग आ जाएगा, तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो या तो थ्रू आउट द वर्ल्ड या फिर अक्रॉस द वर्ल्ड, इसका मतलब आंसर हमारा यहाँ पे क्या आ गया, नंबर डी नंबर यहाँ पे गलत आ गया। गेटिंग माय पॉइंट, इतना क्लियर हो गया भाई, बहुत शानदार भाई, बहुत बहुत शानदार, बहुत शुक्रिया, 800 हम लोग क्रॉस कर गए भाई, शानदार, मजा आएगा, ठीक है। कल का सेशन और जबरदस्त होने वाला है, कल हम लोग क्या करने वाले पता है, कल क्या करने वाले हैं, कल और जबरदस्त चीज करेंगे, देख लेना कल क्या करने वाले हैं थंबनेल में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मजेदार क्वेश्चन, देखते हैं कौन सही करता है। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर मैं अभी आपको बता नहीं रहा हूं, होमवर्क, ठीक है। और याद रखिएगा 11:30 बजे जो है मेरा फिर से एक सेशन लगा हुआ है, 11:30 बजे जो है, अभी 11:30 बजे, 11 बज रहे अभी खत्म हो जाएगा, 11:30 बजे जो है मेरा फिर से एक सेशन लगा हुआ है, उस सेशन में आपको सब कुछ जुड़ना है, याद रखिएगा, जहां पे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एसबीआई पीओ हो या फिर आईबीपीएस पीओ या क्लर्क, इंग्लिश की जो प्रॉब्लम है ना वो धीरे धीरे दूर होगी, क्योंकि किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से क्या चीज जोर देते हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन, मजा नहीं आ गया अगर इस वाले क्वेश्चन में अगर आपको देख करके इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा 11:30 बजे वाले सेशन में, याद रखिएगा, और आंसर एंड जस्ट अप्रोच चेक करिएगा मेरा, किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, फिलर्स का क्वेश्चन हो, सिर्फ आपका एरर करेक्शन का क्वेश्चन हो, किस तरीके से, बिकॉज मुझे पता है मैक्सिमम लोग आप आंसर गलत करेंगे, और तरीका दिखेगा किस तरीके से हम लोग आगे यहां पे बढ़ रहे हैं, ठीक है। मजा आएगा सेशन में, 11:30 बजे का एक सेशन है, आप सबको वहां पे आना है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी कुछ भी हो, जो भी चीज हम यहां पे करते हैं, याद रखिएगा वो सब आप ही को ध्यान में रख करके किया जा रहा है। और देखो एक प्राइस, एक अमाउंट रखना तो बहुत जरूरी है, अदरवाइज देखिए आप सब जानते हैं इकोनॉमी है यार, है ना, चीज़ें पैसे घूमती रहती हैं, हमें भी तो मतलब सारी चीज़ें परिवार वगैरह सब चलाना है, तो प्लीज़ यार उस चीज़ को थोड़ा सा मतलब अलग रखिएगा कि सर थोड़ा सा कम कर दीजिए, मे एंड है, आई थिंक इससे ज़्यादा और कुछ हो नहीं सकता, आई डोंट नो अबाउट इट, ठीक है। लेकिन हाँ, ऑफर जो है, अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आप अपनी इंग्लिश को मजबूत और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है।
जी हाँ बिल्कुल, ये रहा आपके पास उड़ान बैच। बार बार मैं कह रहा हूं Y194 कोड और ऐप के थ्रू से ही आप ज्वाइन करना, ऐप के थ्रू से ही ज्वाइन करना, तभी आपको 57% का डिस्काउंट कुछ मिलेगा और 650 के आसपास उस जो है आप फ्लाइस में इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी आपका टारगेट IBPS जो है, सॉरी टारगेट आपका SBI क्लर्क मेंस और RBI असिस्टेंट मेंस, इन मेंस को क्लियर करने के लिए भी ऑलरेडी एक बैचेस हम लोगों ने निकाल दिया है जो कि 1450 के आसपास शायद इसकी भी प्राइस आपकी पड़ेगी। वही सेम आप याद रखिएगा, सेम कोड Y194 कोड। ठीक है, क्लियर हो गया। बस आज के सेशन में सिर्फ इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। 11:30 बजे का जो सेशन है याद रखिएगा, 11:30 बजे का सेशन, उसमें जुड़ना है आप सबको, मेरे साथ जुड़ना है अभी जैसे ये सेशन खत्म होगा 11:30 के सेशन में। ठीक है, और ये ईद का ऑफर तो ये भी है आपका 57% Y194। जो भी आप प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं Y194 कोड ये अप्लाई करिए, 57% डिस्काउंट। ठीक है, बस आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। आई होप कि आज का सेशन आपको सही लगा होगा। इन आप जो अलग टाइप के जो आपके पहले के 4 क्वेश्चंस आपके पैटर्न हम लोगों ने करवाए, वो पैटर्न भी आपके लिए बहुत जरूरी है, एरर करेक्शंस। बस आज हम सिर्फ यहीं पे रुकते हैं। 11:30 बजे आप सबसे मुलाकात होगी इंपॉर्टेंट सेशन में। सबको उस सेशन में भी आना है। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन।